तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का तीसरा क्लास है। भैया पहले दो क्लास में हम लोग बहुत कुछ तो सीखे नहीं, बस हम लोग फॉर्मेट सीखे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 हमें क्या बताता है कि आपका बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट क्या रहेगा। एक्चुअली देखो, आप लोग के लिए क्या है, फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मेट नहीं समझोगे तो कौन सा चीज सही जगह अपने को पोस्ट करना है, कौन सा चीज अपने को सही जगह डालना है, ये अपने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, है ना। तो सबसे बेटर है कि भैया पहले हम लोग फॉर्मेट सीख जाए। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट सीख जाए। अगर आप लोग फॉर्मेट सीख लिए तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, क्या बोला था, आप लोग अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हो, आप लोग अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप ट्रायल बैलेंस देख के सब काम करोगे। तो भैया ट्रायल बैलेंस तो अपने को मैचिंग मिला ही है, अपना डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का तो मैच ही है। बस उसी को देख के अपने को बस क्या है, सही आइटम को सही जगह पर पोस्ट करना, और कोई काम नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये ऐसे प्लस होगा वो ऐसे माइनस होगा। बस क्या है, हम लोग फॉर्मेट सीख रहे हैं कि कौन सा चीज हमारा सही जगह पर जाएगा, यही हम लोग सीख रहे हैं। और आज यही फॉर्मेट को करते हुए कल हम लोगों ने अपना लाइबिलिटी साइड कंप्लीट किया था। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड का हम लोग मतलब समझ के खत्म करेंगे। तो आप लोग से बस यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग अगर आज का वीडियो देखने बैठे हो, दैट मीन्स कि आप लोग ये इंश्योर कर रहे हो कि आप लोग का लाइबिलिटी साइड पूरा क्लियर हो गया है देखना। लाइबिलिटी साइड अब आप लोग को समझ आने लग गया है कि हाँ, कौन से चीज के भीतर क्या जाएगा। साथ ही साथ आप लोग लाइबिलिटी साइड पूरा आप लोग का याद करना भी कंप्लीट हो गया है। मेरा आपसे ये गुजारिश है, नीचे वाला चीज आपको याद नहीं करना, बस नीचे वाला चीज जो मैंने लिखा है आप लोग को समझ आना चाहिए कि हाँ, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बस आप लोग को समझ आना चाहिए कि हाँ, बात तो सही लिखा है। ठीक है। अगर आप लोग किसी का भी अगर कुछ भी छूटा हो तो प्लीज मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले वीडियो देख के आइए, लास्ट वीडियो, उसके बाद आप आज के में आइए। बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो देखो, अपना बैकलॉग अगर आप क्रिएट करते रहोगे तो ये कोई लॉ का क्लास नहीं है कि एक चैप्टर आज समझ लिया, एक चैप्टर कल समझ लिया। हर एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरलिंक्ड है। आप पहला क्लास नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे क्लासेस में दिक्कत आएंगी। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख के सीक्वेंस वाइज चलिए। बाद बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। आज हम लोग कौन सा अपना करें, आज हम लोग अपना एसेट साइड करें। चलिए लास्ट दिन का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भैया हम लोग शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में थे। शेड्यूल 3 का दो पार्ट होता है, एक होता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, एक होता है फॉर्मेट ऑफ पीएल। क्या बोला, शेड्यूल 3 का दो पार्ट होता है, एक होता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, एक होता है फॉर्मेट ऑफ पीएल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग खाली प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहला दिन हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था। कल हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड बहुत अच्छे से हम लोगों ने नोट्स बना के पूरा कंप्लीट किया। आज हम लोग पूरा एसेट साइड हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मेट ऑफ पीएल है उसमें सबसे पहले इक्विटी आता है, नीचे हमारा एसेट्स आता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर भैया चार चीजें होती है। क्या क्या चार चीजें होती है, एक होता है शेयर होल्डर फंड, टेम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, टेम्पा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। भैया शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें रहती है, इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट। सैंपा तो भैया अपना है। भैया नॉन करेंट लाइबिलिटी को याद करना है, नहीं करना। सबसे पहले आप करेंट लाइबिलिटी को याद करिए। करेंट लाइबिलिटी का सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था, STOP, स्टॉक। एस मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऊपर में लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। टी से ट्रेड पेबल, ऊपर में खाली लिखोगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओ से अदर करेंट लाइबिलिटी, ऊपर में लिखोगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पी से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऊपर में लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। भैया इतना सा चीज हम लोग कर लिए। हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो हमारा फॉर्मेट था, भैया फॉर्मेट तो एकदम क्लियर है। भैया मीनिंग में अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है। चलिए, सबसे पहले हमारा अंदर का आइटम का क्या नाम है भैया, शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का जब हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाएंगे, हम लोग जब भी नोट्स बनाएंगे तो उसमें हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या चीज का डिटेल जाएगा। तो भैया मेरा इक्विटी शेयर, मेरे कंपनी में कितना टाइप का शेयर होता है। भैया एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, और कुछ थोड़ी होता है। तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपको कंप्लीट डिटेल दे देना है, कुछ आपको नहीं छुपाना। फिर भैया कंपनी का ना, हर कंपनी का कुछ ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब भैया क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब कि कितना मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, कितना मैक्सिमम नंबर तक एक कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और भैया पेड अप कैपिटल मतलब कि टोटल कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना, मतलब पब्लिक ने कितना पेमेंट कर दिया। आप जो जो लोग आपके शेयर होल्ड करके रखे हैं, उन्होंने आपका टोटल शेयर के लिए कितना पे कर दिया, वो होता है हमारा पेड अप कैपिटल। तो भैया हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है,
कंपनी ओरिजिनल में कितना इशू करके रखा है, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया और पेड अप कैपिटल क्या है, मुझे सब बताना है। भैया मेरे शेयर का फेस वैल्यू का क्या प्राइस चल रहा है, मुझे ये बताना है। फिर भैया मेरे, अब देखो सारे शेयर होल्डर का तो डिटेल डालना मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉसिबल नहीं है। मान लो एक रिलायंस है, टोटल रिलायंस का कितना शेयर होल्डर होगा, 10 लाख शेयर होल्डर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ मेरे जैसे शेयर होल्डर होंगे, कुछ कुछ मेरे जैसे शेयर होल्डर होंगे जो एक ठो शेयर लेके रखे हैं 2 रुपया का। मेरे ऐसे शेयर होल्डर होंगे ना बहुत सारे, जो एक ठो शेयर लेके रखे हैं 2 रुपया का। तो भैया ऐसे करते करते तो मेरा 20 लाख शेयर होल्डर है। क्या मैं 20 लाख शेयर होल्डर का नाम लिख पाऊंगा, क्या मैं 20 लाख शेयर होल्डर का नाम लिख पाऊंगा? हाँ नहीं लिख पाऊंगा भैया, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा बस शेड्यूल 3 हमें ये बोलता है कि आप उन शेयर होल्डर का डिटेल दे दो जो 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखे हैं। शेड्यूल 3 हमें क्या बोलता है, आप सिर्फ मुझे उन शेयर होल्डर का डिटेल दे दीजिए जो 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। मैंने उनका डिटेल दे दिया। फिर क्या बोलता है शेड्यूल 3 हमारा, कि भैया अगर कभी भी आपने बोनस शेयर इशू किया, या कभी भी आपने बाई बैक कर लिया, या कभी भी आपने शेयर को इशू किया लेकिन बदले में आपने अदर देन कैश कंसिडरेशन लिया, मतलब शेयर इशू करके आपने कैश नहीं लिया, कुछ अदर देन कैश लिया, तो भैया अगर कुछ भी आपकी कंपनी में एक ऐसा इवेंट हो रहा है तो आपको 5 साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक अकाउंटिंग नहीं करना। 5 साल तक आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। ऐसे चीजों को क्या करना है, 5 साल तक डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोज मैंने बोला ना, बस आपको डिस्क्लोजर देना है। जब जब आपका बोनस शेयर इशू किया, बाईबैक किया, या आपने शेयर इशू किया और बदले में आपने रुपया के बदले कुछ और लिया, तो भैया आपको 5 साल तक क्या करना है, डिस्क्लोजर लेना है। इतना सा काम में भैया हमारा शेयर कैपिटल खत्म। फिर भैया बात हमारा है रिजर्व। तो भैया रिजर्व का तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे कंपनी में बहुत टाइप की रिजर्व होती है। मैंने आपको मतलब नहीं समझाया था, क्यों नहीं समझाया था? हर रिजर्व हम लोग अलग अलग चैप्टर में सीखेंगे। मैं आपको ये चैप्टर पहले करा रहा हूँ, दैट नॉट मीन्स कि अलग दूसरे चैप्टर में आएंगे तो हम लोग ये चैप्टर को भूल जाएंगे। जब जब दूसरे चैप्टर में हम लोग को कुछ रिलेटेड बातें मिलेंगी, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स में आके मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, देखो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैंने आपको जान के रिजर्व का मतलब नहीं समझाया, लेकिन दूसरे चैप्टर में हम लोग जरूर सीखेंगे। अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग एक जगह नोट कर सकते हो। नहीं समझाऊंगा तो आप बाद में मुझे बोलना या कमेंट कर देना कि नहीं आप तो रिजर्व नहीं समझाए, आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरा जितना टाइप का कंपनी में रिजर्व होता है ना, सब हम लोग इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग लिखते हैं। फिर भैया क्या है ना, एक तो हमारा जो पीएल बनाते हैं, हमारा शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है पीएल। ये वो पीएल बना के मेरा जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया उसको भी हम लोग यहाँ दिखाते हैं। देख लो लिखा है सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा वो पीएल बना के कुछ भी आया, या प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, कुछ भी आया हम लोग यहाँ दिखाते हैं। लेकिन भैया इसको हमारा दिखाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले लास्ट साल का आपको कुछ ओपनिंग होगा पीएल, उसमें भैया इस साल का ऐड करेंगे। लेकिन भैया हम लोग सारा पीएल, हमारा सारा प्रॉफिट तो रखा हुआ नहीं है। कुछ प्रॉफिट को हम लोग कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए होंगे, कुछ प्रॉफिट को हम लोग कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए होंगे, फिर भैया कुछ प्रॉफिट का हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो जो बचा कुछ आप प्रॉफिट है, अभी आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में दिखाना, लॉस होगा तो ब्रैकेट में नेगेटिव साइन करके दिखा देना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर भैया ये जो दो चीज है हमारा, ये जो दो चीज है हमारा, कौन कौन सा दो चीज है, एक तो मेरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और एक तो मेरा सैंपा। ये दो ठो को आप लोग भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके सम्स में नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हम लोग तो खाली सम्स करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप लोगों को समझना तो पड़ेगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी क्या करती है ना, कंपनी मनी रिसीव करती है और बदले में कंपनी शेयर वारंट इशू कर देती है ना। इस केस में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, शेयर वारंट इशू करती है। शेयर वारंट एक्चुअली क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। शेयर वारंट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बदले में ना शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है। शेयर वारंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले में हमारे शेयर होल्डर को राइट है कि भाई आपको शेयर मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा, लेटर डेट में मिलेगा, फ्यूचर डेट में मिलेगा। ऑल्सो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा बट आप वोट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ऐसा अगर शेयर वारंट इशू करके आपको अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया और बदले में रुपया लिया, तो हम लोग को इसके अंदर में डिटेल डालना होगा। ऐसे भी है सैंपा। सैंपा मतलब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आप लोग इस चैप्टर में नहीं है, तो हमारा शेयर वाला चैप्टर है, आप लोग बेसिक बढ़िया से समझ पाओगे। तभी मैं बता देता हूँ कि कंपनी क्या करती है ना, जब भी शेयर इशू करती है कंपनी 4 फेज में रुपया एक्सेप्ट करती है। एक हो गया एप्लीकेशन, एक हो गया अलॉटमेंट, एक हो गया फर्स्ट कॉल, एक हो गया फाइनल कॉल। कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन में रुपया ले लिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया। कंपनी ने एप्लीकेशन में रुपया ले लिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया। तो अगर कोई भी ऐसा है
कि कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी ले लेती है लेकिन अलॉटमेंट करना अभी भी पेंडिंग है, तो इसका डिटेल हम लोग सैम्पा के अंदर में डालते हैं। इसका डिटेल हम लोग कहाँ डालते हैं? सैम्पा के अंदर में। ठीक है, डाल दिया, हमारा सैम्पल तक क्लियर है। फिर अब हमारा क्या बचा? दो चीज, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। अब यार नॉन करेंट लाइबिलिटी में मेरा सबसे पहला चीज क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब समझ रहे हो? कंपनी क्या कर रहा है? लोन ले रहा है। कंपनी कहीं से भी क्या कर रहा है? लोन ले रहा है, या कंपनी किसी से भी कुछ बोरो कर रहा है। कंपनी किसी से भी लोन ले रहा है या कंपनी किसी से भी कुछ बोरो कर रहा है, लेकिन कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहा, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है। कंपनी बोल रहा है मैंने आज लोन लिया लेकिन मैं आपको 20 साल में चुकाऊंगा। मैंने लोन तो लिया लेकिन मैं आपको अभी नहीं चुकाऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा 20 साल के बाद। तो ये सब लॉन्ग टर्म की बोरिंग है। कोई भी चीज अगर मेरा 1 साल के ऊपर होता है तो उस चीज को हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और कुछ भी कोई भी चीज अगर मेरा 1 साल के अंदर होता है फिर उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर मेरा 1 साल के ऊपर हो रहा है तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म वाले कैटेगरी में रखते हैं, और कोई भी चीज अगर मेरा 1 साल के कम में हो रहा है देन हम लोग शॉर्ट टर्म या करेंट वाले कैटेगरी में रखते हैं। तो भैया कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है या बॉन्ड इशू कर रही है, कभी भी डिवेंचर 1 साल के लिए बहुत रेयर इशू होता है। कंपनीज डिवेंचर इशू करती है तो 5 साल 10 साल के लिए, तो भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। फिर भैया कंपनी ने क्या किया? बैंक से लोन लिया। तो कंपनी ने कितना बैंक से लोन लिया और कितना दूसरों लोग से लोन लिया, कंपनी को मतलब दो अलग अलग लिखना होगा। फिर भैया पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी ने कुछ पब्लिक डिपॉजिट लिया होगा। फिर भैया कंपनी अपने होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी से लोन लेती है, उसका भी डिटेल देना होगा। अब भैया कोई लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशन है उसका भी डिटेल देना होगा। लेकिन याद रखना हर एक का इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट आप कब करोगे, आपको डिस्क्लोजर देना होगा। अच्छा कंपनी तो डिफॉल्ट भी करती है ना रीपेमेंट, तो अगर कंपनी ने कभी भी कंपनी ने कुछ भी अगर डिफॉल्ट किया हो तो वो भी आपको प्रॉपरली डिस्क्लोजर दे देना है। ठीक है भैया, इतना तो समझे। फिर भैया आता है हमारा अदर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। देखो अदर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में एक्चुअली क्या होगा, आपका कोई प्रोविजन भी नहीं है, आपने बोरो भी नहीं किया है ना, और आपका कोई ट्रेड पेबल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपका ट्रेड पेबल रहता, ट्रेड पेबल मतलब समझ रहे हो, मेरा सप्लायर। ट्रेड पेबल मतलब मेरा सप्लायर जिससे मैंने उधारी में सामान खरीदा है। ट्रेड पेबल मतलब मेरा सप्लायर, ट्रेड पेबल मतलब मेरा सप्लायर जिनसे मैंने उधारी में सामान खरीदा है। तो हम लोग ये डिम्ड करते हैं कि आज मैंने अगर उससे उधारी में सामान खरीदा तो हम उसको विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देंगे। यही तो होता है कि मतलब शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर देंगे। आज मैंने अगर किसी सप्लायर से अगर सामान खरीदा तो क्या आप उसको पेमेंट करोगे 2 साल बाद? नहीं। आप सप्लायर से सामान खरीद रहे हो तो आपका 1 महीना 15 दिन बाद तो आपको पेमेंट करना ही है। मतलब हमारा ट्रेड पेबल ना करेंट लाइबिलिटी के अंदर जाता है। अभी तो हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी का पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो भी ट्रेड पेबल रहता है वो हमारा किसके अंदर जाता है? करेंट लायबिलिटी में। तो भैया कोई ऐसा ट्रेड पेबल हो सकता है जिसको आप पेमेंट करोगे 12 महीने के बाद। कोई ऐसा ट्रेड पेबल हो सकता है जिसको आप पेमेंट करोगे 12 महीने के बाद, तो उसको हम लोग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखा देंगे। ठीक है, अब हमारा भैया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक्चुअली देखो प्रोविजन क्या होता है ना, प्रोविजन एक तो गुल्लक होता है। बचपन में याद है हम लोग गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया डालते थे क्योंकि हम लोग सेफ रह सके। आज भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम करके सब थोड़ी खर्चा कर देते हैं। कुछ हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, बैंक में रुपया जमा करते हैं। कुछ हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, ईएमआई वगैरह चुका देते हैं। बाकी तो हमारा खाने पीने वगैरह रहने में सब में खर्चा चले ही जाता है। तो भैया एक्चुअली होता क्या है, हमारा सेविंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि बुरे वक्त में हमको काम आए। ऐसी कंपनी भी क्या करती है ना, कंपनी का एक्चुअली बुरा वक्त नहीं है। आज मान लो इतने सारे इम्प्लॉय है, 4 साल बाद सबको तो छोड़ के जाना ही है, या इम्प्लॉय कभी कुछ मर गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी के ऊपर ना बहुत बड़ा एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा पेमेंट का। कंपनी अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए क्या करती है, पहले से एक तो प्रोविजन बना लेती है। वो प्रोविजन में कंपनी का क्या थॉट है कि मैं थोड़ा थोड़ा रुपया अगर हर साल मैं उसमें डालता रहूं तो 5 साल बाद मुझे दिक्कत नहीं होगा, मैं एकदम फाइनेंशियली फ्री, मैं पूरे एम्प्लॉय को रुपया दे पाऊंगा। तो कंपनी अगर ऐसा कभी भी प्रोविजन बनाती है तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए कंपनी प्रोविजन बना रही है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और अगर कंपनी प्रोविजन बना रही है क्योंकि उसको विद इन अ ईयर कुछ एक्टिविटी करना है तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब भैया जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म बोर्डिंग पढ़े थे वैसे ही हमारा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग है। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग मतलब क्या, ये सब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि कंपनी ने लोन लिया लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, कंपनी को शॉर्ट टर्म में रुपया रिपेमेंट करना है, हो गया हमारा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग। ट्रेड पेबल तो मैंने बता दिया, बस ट्रेड पेबल में याद रखना आपने एमएसएमई पार्टी से कितना परचेज किया और अदर पार्टी से कितना परचेज किया, आपको सेपरेटली दिखाना है, मिक्सचर नहीं कर देना। आपका ट्रेड पेबल मतलब क्या? ट्रेड पेबल मतलब एक सप्लायर। ट्रेड पेबल मतलब एक सप्लायर जिनसे मैंने उधारी में सामान परचेज किया है। ट्रेड पेबल मतलब मेरा सप्लायर जिनसे मैंने उधारी में सामान परचेज किया। अब भैया अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप अलग दिखाओगे, और अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अलग दिखाओगे। कहने का मतलब इतना है। अब यह करेंट लाइबिलिटी मेरा बहुत हो सकता है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब हम लोग सम्स करते करते
देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग बस खाली फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, सम्स बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो 100% बनेगा। बस आप लोग अपना फॉर्मेट में ध्यान दीजिए कि आप लोग को फॉर्मेट समझ आ रहा हो। मैंने आप लोग से 5 या 6 क्लास का वादा किया, 5 क्लास तो देखो होगा नहीं। आज हमारा तीसरा क्लास चल रहा है। आज हम लोग एसेट साइड कंप्लीट कर लेंगे। चौथा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्लास में हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे। भैया सम्स अभी तो पीएल नहीं हुआ, नहीं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट हो गया ना, बैलेंस शीट का सम्स करेंगे। फिर एक क्लास में आपको पीएल का फॉर्मेट समझाऊंगा। फिर एक क्लास हम लोग पीएल का सम्स करेंगे। हो गया। तो हमारा हो गया 4 5 6। फिर एक क्लास हम लोग करेंगे जिसमें मैं बुक का टोटली आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि हमारा बुक में भी कुछ ना कुछ थ्योरी बचा है। अप्रोक्स अप्रोक्स 7 क्लास में मैं आप लोग को पूरा क्लीन चैप्टर 2 मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। और देखो, और हम लोग इस तरह का चैप्टर कर रहे हैं ना कि हमारा प्रैक्टिकल भी चले, थ्योरी भी चले। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब पे देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब या टेलीग्राम बहुत जगह देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले पूरा बुक का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद बच्चे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, कोई थ्योरी का क्लास बता दो, कोई ऐसा नहीं। हम लोग का बेस अपने को ये रखना है कि अपना प्रैक्टिकल भी हो, साथ साथ थ्योरेटिकली भी अपने कंप्लीट करते चले। तो लास्ट में क्या आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा थ्योरी का, साथ ही साथ करते रहोगे तो दोनों करने में आपको मजा भी आएगा। चैप्टर 1 में हम लोगों ने कितना अच्छा से किया। हम लोगों ने पहले सबका सम्स कर लिया, फिर लास्ट क्लास और पहला 2 क्लास में हम लोगों ने कितना बढ़िया से हम लोगों ने थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया। इसमें भी हम लोग यही करेंगे, पहले अपने से जितना बैलेंस शीट पीएल का सम्स वगैरह हो सकता है हम लोग करेंगे। फिर मैं एक क्लास लूंगा, पूरा इंस्टीट्यूट का बुक्स का हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं अपने नॉन करेंट एसेट के ऊपर। आज हम लोग किसके ऊपर आते हैं, अपने नॉन करेंट एसेट के ऊपर। ठीक है, हमारा नोट नंबर कितना हो गया था, लास्ट हो गया था हमारा 11। इसके बाद हमारा नोट नंबर क्या रहेगा, 12। 11 के बाद हमारा नोट नंबर क्या रहेगा, 12। है ना। देखो 12 नंबर जो हमारा नोट रहेगा, वो एक ही नोट रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये चारों को नहीं दिखाना होगा। जो हमारा 12 नंबर नोट रहेगा वो एक ही नोट रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। क्या बोला 12 नंबर नोट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। लिखते हैं। नोट में आपको एसेट वैसेट नहीं लिखना, नोट में आप लोगों को करेंट मतलब टोटल साइड लिखते जाना। मतलब मेरा कहने का मतलब है, नोट में आप नहीं मेंशन करोगे कि ये लाइबिलिटी का चीज है या एसेट का चीज है। देखो हम लोगों ने लाइबिलिटी खत्म किया, लेकिन हम लोगों ने एसेट का ही नहीं लिखा। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर ले रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ऐसे ही आप लोग को भी करना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। देखो एक्चुअली इसका फॉर्मेट होता है, आप लोग ड्रॉ करके रखिए, आप लोग जैसा जैसा करा रहा हूँ सब ड्रॉ करके रखिए। हो सके तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को एक कंपनी का फाइनेंस, जब हम लोग पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, एक कंपनी का मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के दिखाऊंगा। फिर बताऊंगा कि बताइए ये सब हम लोग बनाना सीखे थे ना, तो आप लोग को और मजा आएगा। तब आप लोग को मजा आएगा। देखो ऐसा लाइन टान लो। ठीक है। ऐसा लाइन टानने के बाद ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। चलिए अब हम लोग लिखते हैं आइटम नेम। आइटम नेम। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट, ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन का कॉलम। तब आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार बस मुझे बता लेने दीजिए। ये हो गया हमारा WDV। ठीक है। अच्छा सब चीज़ में मेरा क्या होगा, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस।
इसमें भी मेरा क्या होगा, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का चीज को लिखेंगे। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपका क्या क्या चीज आ सकता है, आपका आ सकता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब चीज आपका आ सकता है। इससे और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हम लोग एक एक का ऐसे करके लिखेंगे। या हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला चीज हो जाएगा ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले चीजों को क्या कर देंगे, कल कर देंगे ऐसे। सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले चीजों को कल मार देंगे इसका। ठीक है। ठीक है, पीपी हो गया। पीपी के बाद हमारा क्या आ रहा है, हम लोग एक ही में, मतलब ये जो चार बातें हैं, चारों बातों का हम लोग क्या करें, हम लोग चार नोट्स नहीं बनाएंगे। हम लोग एक ही नोट्स बना रहे हैं, नोट्स नोट नंबर 12 में अपने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ एक नोट में हम लोग चारों बात लिख देंगे। पीपी हो गया। हम लोग किसका बनाएंगे, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट लाइक क्या क्या हो सकता है मेरा, मेरा हो सकता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। सब आप लोगों को बताता हूँ, एकदम टेंशन ही मत लीजिए आप लोग। मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार बस खाली हम लोग अपना ये कंप्लीट कर ले। टोटल कर लिए। इसके बाद हमारा इंटेंजिबल एसेट हो गया। तीसरा चीज क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सेम टू सेम हम लोग इसका करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में कोई डिटेल नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो देखो ये हो गया हमारा फॉर्मेट खत्म। एकदम ट्रिकी फॉर्मेट नहीं है। अभी मैं आप लोग से बात करूंगा, आप लोग बताइएगा खाली मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, तो आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा। चलिए एक बात बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इतना जानते हैं भैया कि एसेट साइड, क्योंकि हम लोग जब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कर रहे थे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड हमारा कितना कॉलम था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर अपना चार बातें थी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारा 1 2 3 4 चार बातें थी। लेकिन भैया जब हम लोग अपना एसेट साइड आते हैं, तो एसेट साइड इतना तो अच्छा है, हमारा चार बातें नहीं है। एसेट साइड बड़ा दो ही फॉर्मेट है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। एसेट्स में दो ही साइड है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। अब जब हम लोग आते हैं नॉन करेंट एसेट में, सबसे पहला हमारा क्या देखे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट।
ठीक है, क्या देखे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। आप लोग जानते हो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ एसेट। जो हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा दो तरह का होता है। एसेट होता है हमारा दो तरह का, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। जो भी हमारा एसेट होता है, एसेट मतलब आप लोग समझ रहे हो, संपत्ति। अब आपका संपत्ति दो तरीका का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच वी फील, जिस जो हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट सी, टच, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो देखो आप लोग एक चीज देखो, आपका संपत्ति है एसेट, तो अगर आपका कोई भी एसेट है या संपत्ति है, वो आपका दो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है टेंजिबल एसेट। आपका कोई भी संपत्ति है, तो संपत्ति आपका दो टाइप का हो सकता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कोई भी ऐसा संपत्ति जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं फील कर सकता हूँ। मेरा मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पेन टैप मेरा एक एसेट है। तो एसेट है, मैं इसको छू सकता हूँ, छू सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो भैया ये मेरा कौन सा एसेट है, टेंजिबल एसेट। समझ रहे हो? फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जब बात करते हैं एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, तो भैया संपत्ति हमारा दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसा एसेट, टेंजिबल मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन भैया इनटेंजिबल मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बस है, मेरा संपत्ति तो है। अब भैया मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। हमारे कंपनी में एसी, हमारे घर में एसी लगा हुआ है, हमारे घर में एसी लगा हुआ रहता है। तो भैया एसी को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ भैया, तो एसी हमारा टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल। कि भैया हमारे कंपनी में ना बेड्स है, बेड्स लगा हुआ है ना, सबके कमरे में, गद्दा गद्दा जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठ के पढ़ाई करते हो, सोते हो। भैया बेड हमारा एक तो फर्नीचर है, भैया हमारे घर में फर्नीचर्स है, भैया फर्नीचर भी हमारा एक एसेट है ना। लेकिन कैसा एसेट है, क्या मैं फर्नीचर को देख सकता हूँ, मैं बोला हाँ। क्या मैं फर्नीचर को छू सकता हूँ, मैं बोला हाँ। भैया फर्नीचर भी हमारा टेंजिबल एसेट है। मतलब भैया ये जो हमारा एसी, फर्नीचर, प्लांट प्लांट जो भी है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब ऐसे ऐसा एसेट है जिसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन भैया इनटेंजिबल एसेट मतलब, इनटेंजिबल एसेट मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ। जब भी आप लोग को नूडल्स खाना हो, जब भी आप लोग को नूडल्स खाना हो, आप लोग के मन में एक ही वर्ड आता है, मैगी, है ना। जब भी आप लोग को मैगी खाना हो, आप लोग के मन में आता है मैगी। भले ही आप लोग को पसंद अगर yippee हो, आप लोग का yippee हो पसंद, yippee नूडल्स जानते हो ना। yippee नूडल्स पहले चलता था, अभी तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता। yippee नूडल्स, भले ही आप लोग को खाना हो yippee, आप दुकान में जाके ये नहीं बोलोगे yippee, आप क्या बोलोगे, भैया मैगी दे देना। आप लोगों को खाना हो यूपी, तो लेकिन मैगी का एक ऐसा गुडविल बन गया है, मैगी का एक ऐसा गुडविल बन गया है मैगी वर्ड का, हम लोग के मुंह से वर्ड मैगी ही निकलेगा। हम लोग कभी घर में मम्मी या पापा से बात करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, मम्मी दोपहर में मेरे को टिफिन में ना yippee बना के देना। हम लोग बोलते हैं मैगी बना के देना, हम लोग बोलते हैं मैगी बना के देना। अब वो मम्मी के ऊपर है, मम्मी yippee बनाती है कि मैगी, हम लोग तो वर्ड मैगी ही निकालते हैं। हम लोग तो वर्ड क्या निकालते हैं, मैगी ही निकालते हैं। मतलब कुछ कुछ चीजों का क्रेज ऐसा बन गया है ना, कुछ कुछ चीजों का मार्केट में गुडविल ऐसा बन गया है कि कस्टमर भले ही दूसरे प्रोडक्ट का बात करो, लेकिन वो उसी वर्ड की बात करेगा। जैसे मान लो कोलगेट, हम लोग को डेली सुबह उठ के टूथब्रश करना होता है ना, आप लोग करते हो ना। तो जो हम लोग टूथब्रश टूथपेस्ट करते हैं, तो यार टूथपेस्ट भले ही मैं सेंसोडाइन यूज करूँ, भले ही मैं पेप्सोडेंट यूज करूँ, लेकिन हमारे मुंह से वर्ड कोलगेट ही निकलता है। मतलब 70% लोग के मुंह से वर्ड कोलगेट ही निकलता है ना। तो मतलब कुछ कुछ कंपनी मार्केट में एक ऐसा क्रेज बना चुकी है, एक अपना ऐसा गुडविल क्रिएट कर चुकी है ना, कि कस्टमर के मुंह से वही नाम निकलता है। समझ आया? तो भैया ये जो हम लोग एनी टाइम वर्ड मैगी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या है, ये कंपनी का एक गुडविल है। गुडविल है मतलब भैया कंपनी का संपत्ति है। गुडविल है मतलब ये भी एक कंपनी का एसेट है। समझ रहे हो कंपनी का कितना बड़ा गुडविल है, कंपनी का कितना बड़ा गुडविल है। आज आप लोग केक की बात करो, तो भैया मियो इमोट, केक की बात करो तो मियो इमोट है ना। तो भैया मियो इमोट क्या है, एक अपना गुडविल क्रिएट कर चुका है कि केक का नाम लेते ही हम लोग के माथे में उसका नाम आता है। ये सब क्या है, ये सब कंपनीज अपना एक गुडविल क्रिएट कर चुकी है मार्केट में। तो भैया ये सब जो एसेट है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब भी कंपनी की एक एसेट ही होती है। ये सब भी हमारे कंपनीज की एक एसेट ही होती है। लेकिन भैया ये सब ऐसा एसेट है जिसको हम लोग छू तो नहीं सकते, देख भी नहीं सकते,
बस हम लोग फील कर सकते हैं, हाँ मेरा नाम कितना जगह है। हम लोग छू नहीं सक रहे, दे नहीं देख नहीं सक रहे, लेकिन बस हम लोग फील कर सक रहे हैं, है ना। तो समझ आ गया, एसेट मतलब हमारे क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट, एक हो गया टेंजिबल एसेट। चलिए इतना तो वर्ड आपको क्लियर है। आप लोग का जो भी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आप लोग का जो सब्जेक्ट है SMCL, सॉरी SBIL, आप लोग के SBIL में पार्ट भी पूरा आप लोग का इंटेंजिबल एसेट को लेके आप लोग का डिटेल में इंस्टीट्यूट ने अब डाल के रखा है। ठीक है। तो भैया हम इधर थे, तो भैया पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग बचपन में, बचपन मतलब जब हम लोग 11 12 में अकाउंट्स करते थे, तब तो भैया हम लोग एसेट में फिक्स एसेट नाम से डालते थे। लेकिन भैया बोले अब हम लोग फिक्स एसेट नाम से नहीं डालते, हम लोग का वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जब हमारा शेड्यूल 3 ये वर्ड यूज कर रहा है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, देन शेड्यूल 3 हमें ये बोलता है कि भैया आप टेंजिबल एसेट का नाम लिख दीजिए। और देखो इंटेंजिबल एसेट का तो नाम लिखा ही है। पहले आप वर्ड समझ गए, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट मतलब हमारा टेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट मतलब हमारा टेंजिबल एसेट। देखो ना सब छूने वाला है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सर, एक्सेट्रा, और भी बहुत चीजें हो सकती है। फिर भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट के बारे में लिख देंगे। इंटेंजिबल एसेट में क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब यह दो चीज हमारा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, है ना। मतलब भैया हमारा कोई ऐसा एसेट है तो अभी वर्क इन प्रोसेस है, अभी तक पूरा एसेट बना नहीं, लेकिन अभी वर्क चल रहा है उस पर, तो उसका अमाउंट को हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखते हैं। और भैया हमारा कोई, हाँ हमारा कोई ये है ऐसा इंटेंजिबल एसेट है, हमारा कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है, लाइक मान लो गुडविल, अभी प्रॉपर गुडविल बना नहीं, लेकिन अभी क्रिएट होने में टाइम लग रहा है मेरा गुडविल। तो भैया कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो अभी डेवलपमेंट में है, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, उसका अमाउंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं। 98% क्वेश्चन में आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का कोई यूज नहीं आएगा। 98 और इंटेंजिबल एसेट का भी मोटा मोटी नहीं आएगा। लेकिन हमारा मान लो 98% केस में 3 और 4 नंबर का तो कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। तब भी हमारा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, और ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को 100% कराऊँ, तो भाई मैं सब करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे तब देखिएगा। पहले तो आप लोगों को सबका मतलब समझ आ गया। अब आप लोग देखिए, एक एसेट का क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मान लो आज आप लोग का एक है मोबाइल 1000 रुपया, आपने मोबाइल परचेस किया 10,000 का, कितना तारीख को, आज कौन सा तारीख है, 7 मई 2025 को। भैया 2025 7 मई को आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया। भैया 2025 पूरा बीत गया, 26 पूरा बीत गया, 2027 का जनवरी आया, 2027 का जनवरी। अब आपको चाहिए नया मोबाइल, आप फ्लिपकार्ट में गए, आपको दिखा एक्सचेंज वैल्यू, आपको क्या दिखा कि मेरा मोबाइल का एक्सचेंज वैल्यू सिर्फ 1,000 है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मेरा आपसे कहने का यह मतलब है, आज 7 मई 2025 है, आज कितना तारीख है, 7 मई है ना। हाँ 7 मई 2025 है। 7 मई 2025 के दिन आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, आप आराम से 1.5 2 साल मोबाइल को चला लिए। फिर आपके मन में क्या आया कि अब एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, मैं नया मोबाइल खरीद लेता हूँ। तो आपने क्या किया, ये जो पुराना मोबाइल अभी आपने खरीदा, आप इसको एक्सचेंज कराने गए। फ्लिपकार्ट वाला बोलता है नहीं मैं आपको 10,000 नहीं, मैं आपको 1,000 दूंगा। बोलोगे भैया ये तो चीटिंग है, मैंने 10 में खरीदा था तो मुझे 10 मिलना चाहिए। मैं बोला नहीं, आपका एसेट में क्या होता है ना, आपका कोई भी अगर एसेट है तो उसमें डे टू डे आप यूज करते हो, डे टू डे यूज करने के कारण आपके एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होते रहता है। डिप्रिसिएशन मतलब आपके एसेट का वैल्यू डाउन होता है डे टू डे, है ना। आपके एसेट पे डे टू डे डिप्रिसिएशन लगते रहता है, डे टू डे डिप्रिसिएशन लगते रहता है। जब मैं आपके एसेट का बात करूँ तो आपने अपना एसेट खरीदा था 10,000 पे, और आपका एसेट का वैल्यू अब हो गया 1,000, मतलब आपके एसेट पे 9,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लग चुका है। आपने एसेट खरीदा था 10,000 का, अब आपका एसेट का वैल्यू 1,000 है, मतलब आपके एसेट पे 9,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लग चुका है। समझ आया। आप एसेट को अगर डे टू डे यूज करोगे तो भले ही ना आपके एसेट का वैल्यू तो डाउन होगा ही ना। तो ये जो एसेट का वैल्यू हमारा डाउन हो रहा है, इसी को हम लोग वर्ड क्या देते हैं, डिप्रिसिएशन। इसी को हम लोग वर्ड क्या देते हैं, डिप्रिसिएशन। समझ आया। इसी को हम लोग बाबू लोग नाम क्या देते हैं, वर्ड डिप्रिसिएशन। तो इसी में देखिए, पहले मेरा कुछ एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट था, एसेट का मेरा कुछ ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मैंने कितना में खरीदा था, ठीक है। उसके बाद मैंने उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना। मान लो 10,000 का एसेट पे 9,000 का डिप्रिसिएशन लग गया,
फाइनल अमाउंट आपका डब्ल्यू डी वी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बचा है। फाइनल अमाउंट क्या है हमारा, डब्ल्यू डी वी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बचा है। कि अब आपका एसेट का क्या वैल्यू बचा वो है डब्ल्यू डी वी। समझ आया? आपका कुछ एसेट था, उसमें आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, अब आपका क्या बचा, डब्ल्यू डी वी रिटर्न डाउन वैल्यू बचा है। ठीक है। इसके अंदर जो चार चार कॉलम है, ये चार चार कॉलम अभी तो देखो मैं आप लोग को थ्योरेटिकली नहीं समझा पाऊंगा। एक बार हम लोग जब सम्स करेंगे, हमारे हाथ में डेटा रहेगा, तो मैं आप लोग को इसके अंदर फिल करके प्रॉपर एकदम बढ़िया से बता दूंगा कि कैसे है क्यों हुआ। बस आप लोग इतना जानो कि हमारा जो ये वाला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये चारों का हम लोग को अलग से नोट्स नहीं बनाना, हमारा एक ही नोट्स के अंदर काम हो जाएगा। समझ आया? और क्या डिक टू डिप्रिसिएशन का कॉलम लिख रहे हैं ये भी बात आपको समझ आ गया? ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। अब आते हैं हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारा क्या है, हमारा नोट नंबर क्या है, हम लोग 12 बनाए। अब हमारा है नोट नंबर 13, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको नाम सुन के कुछ पता चल रहा है? भैया करेंट हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक हो गया करेंट, एक हो गया नॉन करेंट। करेंट मतलब विद इन 12 मंथ, करेंट मतलब विद इन 12 मंथ, और नॉन करेंट इन्वेस्ट मतलब, नॉन करेंट मतलब आफ्टर 12 मंथ। तो भैया आप कोई ऐसे एरिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका प्रॉफिट आपको अभी नहीं मिलने वाला है, आफ्टर 12 मंथ मिलने वाला है। मतलब आपने कहीं 5 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट कर दिया, आपने 5 साल के लिए एफडी करा लिया बैंक में, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट करा लिया। क्या बोला आपने, बैंक में 5 साल के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट करा लिया, आपने बैंक में 5 साल के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट करा लिया। तो भैया आप जो भी फिक्स डिपॉजिट कराए वो 1 साल के बाद के लिए कराए ना, तो भैया वो सब हम लोग नॉन करेंट के लिस्ट में डालेंगे। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको नाम का मतलब समझ आ रहा है, इसका मतलब आपने इन्वेस्ट ही किया है, इसका मतलब आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन नॉन करेंट विद इन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया। लाइक आपका क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग। ये सब देखो आप लोगों को नाम से ही समझ आ जाएगा, मैं जो लिख रहा हूँ सब एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। क्या, लाइक मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट कर दिया, आप कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 10 साल के लिए खरीद के छोड़ दिए, रेफरेंस शेयर पे इन्वेस्ट कर दिया, आपने डिवेंचर पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई कंपनी डिवेंचर इशू की थी आपने खरीद लिया, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, नहीं तो आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, लेकिन कोई कोई होता है जैसे मेरे जैसा आदमी म्यूचुअल फंड में 2 दिन के लिए इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट पूरा निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग लॉन्ग टर्म का अगर कोई सोच के चल रहा है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म रखना है ज़्यादा कमाना है, तो आपके लिए आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, आप पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करके रखे हो, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और अदर एंटिटीज। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी बातें रहेंगी, हम लोग को सब एकदम डिटेल एकदम क्लियर यहाँ दे देना है। क्या लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी शेयर में क्या किया, बस आप नोट याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट इन, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने होल्डिंग कंपनी पे, सब्सिडियरी पे और एसोसिएट कंपनी पे, आप कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज, आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज, आपको सेपरेटली डिस्क्लोज दे रहा है। मतलब सेपरेटली सेपरेटली हर एक इन्वेस्टमेंट का आपको
अलग अलग से आपको डिस्क्लोजर देना है। समझ गए? समझ गए? आपको सबका एकदम सेपरेटली डिस्क्लोज देना है। तो आप लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब समझ गए कि आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन 1 साल के लिए नहीं कर रहे, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। नॉन करेंट वर्ड लिखा है ना, नॉन करेंट मतलब जो कि करेंट नहीं है। नॉन करेंट मतलब जो कि हमारा करेंट नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखे हो, लेकिन 1 साल के लिए नहीं, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, तो भैया उसको हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। बाद बाकी आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अब हमारा, हम लोग डेफर टैक्स लाइबिलिटी किए थे क्या? देखो, जैसे हमारा डेफर टैक्स लाइबिलिटी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, पर मैंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप लोगों को छुड़ा दिया था। मैंने कोई नोट भी नहीं बनाया था, मैंने खाली क्या लिख दिया था, ए एस। ए एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे ही हमारा डेफर टैक्स एसेट भी क्या है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग अभी अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे इसके लिए। आप लोग के लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात किया, तो जब हम लोग उस चैप्टर में आएंगे ना, तो हम लोग उधर सीखेंगे। ये 14 नंबर में क्या बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। 14 नंबर में क्या बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है भैया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपको नाम समझ आ रहा है? भैया मैंने अगर लोन लिया तो वो एसेट साइड क्यों नजर आ रहा है? मैंने अगर लोन लिया तो एसेट साइड क्यों नजर आ रहा है? मेरे भाई, हम लोग खाली लोन लेते हैं? हम लोग लोन दे भी तो सकते हैं। हम लोग कंपनी है, हम लोग कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं। कंपनी के पास अंधाधुंध कितना सारा रुपया है, कंपनी इतना रुपया रख के क्या करेगा? कंपनी क्या क्या लोन दे दिया, कंपनी क्या क्या किसी को लोन दे दिया। है ना? लोन देना तो अलाउ है, एक लिमिट तक तो अलाउ है। आप लोग कंपनी जाकर पढ़ोगे, सेक्शन 184, 185, 186 ऐसे था। है ना? लोन देना कंपनी के लिए अलाउ होता है। लेकिन भैया, आप समझ रहे हो, लोन आपका एसेट साइड नजर आ रहा है। ऐसे आपके लिए लोन तो कर्जा होता है, कर्जा होता है तो लाइबिलिटी साइड नजर आना चाहिए था। लेकिन भैया एसेट साइड मेरा लोन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने लोन लिया नहीं है, बल्कि मैंने किसी को लोन दिया है। अब मुझे उससे रुपया लेना है। लेकिन भैया मैंने जो लोन दिया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नाम है, लॉन्ग टर्म। मैंने छोटा टाइम 1 साल के लिए लोन नहीं दिया, मैंने 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लोन दे के रखा है किसी को। मैंने 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए किसी को लोन दे के रखा है। अब वो क्या क्या हो सकता है? देखो, पहला आपके लिए हो सकता है कैपिटल एडवांस। आप किसी को कैपिटल एडवांस कर दिए, दैट इज फॉर कैपिटल एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस गिवन फॉर लॉन्ग टर्म। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांस दे दिया। अब यह क्या लिखा है, नोट। आप नोट में एक बात बस याद रखना कि एडवांस इनटू रिलेटेड पार्टीज और गिवन टू होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। चलो मैं आप लोग को पहले बता दूं। तो ये हो गया हमारा। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपको नाम से ही पढ़ के समझ आ रहा है कि भैया हम लोग लोन एंड एडवांस लिए नहीं है, बल्कि दे रहे हैं। लेकिन कितना टाइम के लिए दे रहे हैं भैया? लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं। हम लोग का जो भी लोन एंड एडवांस है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए किसी को नहीं दे रहा, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, कि भाई अभी नहीं, तुम मेरे से लोन लेके जा, लेकिन 5 साल के लिए। भाई आप मेरे से लोन लेके जाइए, लेकिन 5 साल के लिए।
एक साल से ज़्यादा के लिए मैंने किसी को लोन दे दिया तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गया। अब वो क्या क्या हो सकता है, मैंने किसी को एडवांस दे के रखा है, मैंने किसी को एडवांस दे के रखा है, कैपिटल एडवांस दे के रखा है। एडवांस मतलब समझ रहे हो, मैंने एडवांस में किसी को पेमेंट करके रखा है, एक साल से ज़्यादा के लिए पेमेंट करके रखा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब समझ रहे हो, मैं जब अपने कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी शुरू कराता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले जमा देना होता है। मैं जब कंपनी के लिए भाड़ा के लिए घर लेने आया, मैं जब कंपनी के लिए भाड़ा में स्पेस लेने आया, भाड़ा मतलब रेंट में जब मैंने जगह लेने आया, तो रेंट लेने से पहले मुझे मेरे लैंडलॉर्ड को 1 या 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। अब वो लैंडलॉर्ड में वो कब रिटर्न करेगा भैया, अभी तो नहीं करेगा, 10 साल बाद रिटर्न करेगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए एडवांस देके छोड़ दिया, है ना। और नहीं तो भैया आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी को लोन एंड एडवांस देते हो तो वो इसमें जाएगा, समझ आया। पर में क्या था, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर क्या आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप किसी को लोन दे के रखे हो, दोनों अलग अलग चीज है। आपका पर्पस मैटर करता है। आपका अगर कोई कमाना पर्पस है तो आप इन्वेस्टमेंट किए, आपका कमाना पर्पस नहीं है, बस नीड था मेरा देना, तो वो भैया लोन एंड एडवांस में हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखना आप अपने रिलेटेड पार्टी को एडवांस दे रहे हो। हाँ, रिलेटेड पार्टी अब क्या होता है तो कंपनीज एक्ट में सीखोगे, आप रिलेटेड पार्टी को एडवांस दे रहे हो, नहीं तो अपने होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी को लोन एंड एडवांस दे रहे हो। या ये सब आप दे सकते हो, लेकिन आप लोग को सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है, समझ आया। इसके बाद हमारा क्या है, नोट नंबर 15। 15 में क्या है, अदर नॉन करेंट एसेट। इतना करने के बाद भैया अगर आपका कुछ नॉन करेंट एसेट में अगर कुछ भी बच जा रहा है तो सबको अदर में डुबा दो। अदर नॉन करेंट एसेट्स। अभी अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, विच इज रिसीवेबल आफ्टर 12 months। ऑपरेटिंग साइकिल। देखो नॉन करेंट एसेट में क्या आ सकता है, देखो आप लोग का नॉन करेंट एसेट पहले हम लोगों ने किया। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले भैया हमारा जो नॉन करेंट मतलब समझ रहे हो कि हमारा कोई ऐसा एसेट है। नॉन करेंट एसेट मतलब जब हम लोग बात करें नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट मतलब मेरा कोई ऐसा एसेट जो कि मेरा एसेट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसेट है, अभी करंट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मेरा एसेट क्या एक ही साल रहेगा, प्रॉपर्टी क्या मेरे पास एक ही साल रहेगा, नहीं 5-10 साल रहेगा, तो भैया नॉन करेंट एसेट हम लोग पूरा सीख लिए। फिर भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई एरिया पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने 4 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। डेफर टैक्स एसेट तो भैया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ सीखेंगे। फिर अब भैया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, आपने किसी को लोन दे के रखा है, या आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखा है, या आपने एडवांस पेमेंट करके रखा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी को पे करते हो, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में दिखा देंगे। कि भैया इतना करने के बाद भी अगर आपका कुछ भी एसेट अगर बच जाता है, लॉन्ग टर्म वाला एसेट बच जाता है, तो सबको आप अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखा सकते हो। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एक तो ट्रेड रिसीवेबल, जैसे देखो दो वर्ड होता है, एक होता है, दो वर्ड होता है, दो वर्ड, एक होता है ट्रेड पेबल, एक वर्ड होता है आपका ट्रेड पेबल, और एक वर्ड होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। दोनों पे मैं आज आप लोग को क्लियर करा देता हूँ। एक होता है ट्रेड पेबल, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल। भैया ट्रेड पेबल ना मेरे क्रेडिटर होते हैं, और भैया ट्रेड रिसीवेबल मेरे डेटर्स होते हैं। क्रेडिटर मतलब बोले तो भैया सप्लायर, और डेटर अगर मतलब बोले तो मेरे कस्टमर्स। ये सब फैंसी फैंसी वर्ड है। पहले देखो, पहले हम लोग वर्ड सप्लायर यूज करते थे, लेकिन अकाउंटिंग में आए तो वर्ड हम लोग क्रेडिटर यूज करने लगे। लेकिन जब हमारा शेड्यूल 3 बना तो शेड्यूल 3 बोला नहीं, क्रेडिटर अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग वर्ड ट्रेड पेबल यूज करेंगे। एक ही बात है। ऐसे ही भैया कस्टमर, पहले हम लोग वर्ड कस्टमर यूज करते थे, लेकिन अकाउंटिंग ने क्या बोला, नहीं हम लोग वर्ड डेटर यूज करेंगे। अब जो शेड्यूल 3 में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं डेटर नहीं, ट्रेड रिसीवेबल यूज करेंगे।
तो भैया ट्रेड रिसीवेबल मतलब समझे आपके कस्टमर। भैया ट्रेड रिसीवेबल मतलब ऐसे कस्टमर जो आपसे उधारी में परचेस करके गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ऐसा कस्टमर जिन्होंने आपसे उधारी में परचेस करके गया है। तो भैया वो, आज मैं अगर किसी कस्टमर को उधारी में सामान बेच देता हूँ, तो मैं क्या ये बोलूंगा कस्टमर जी आप ना मुझे 2 साल बाद रुपया क्लियर कीजिएगा। आज मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं आप कोई कस्टमर को उधारी पे सामान बेच दिया, मैंने किसी कस्टमर को उधारी पे सामान बेच दिया, तो मैं वो कस्टमर को इतना तो फ्री नहीं करूंगा कि आप मुझे रुपया 2 साल बाद चुकाना। मैं तो यही बोलूंगा भाई जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे रुपया क्लियर कर देना। तभी देखो जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो करेंट एसेट के पोर्शन में होता है। जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो करेंट एसेट के पोर्शन में होता है, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि मेरा डेटर मुझे 12 महीने से कम पीरियड में रुपया दे देगा, है ना। लेकिन फिर भी हमारा कोई डेटर हो सकता है जो मुझे अभी रुपया ना दे, 12 महीना ये ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होने के बाद दे रुपया। तो भैया हम लोग उसको नॉन करेंट एसेट में डाल दिया, कोई झमेला ही नहीं। ठीक है, तो हमारा नोट नंबर 15 तक हो गया। अब हमारा क्या होगा, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप लोग सीख गए ना, सेम टू सेम है हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट। 16 नंबर, करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया भैया, वही इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, सेम एज, सब चीज आपका सेम है कितना। जैसे आप इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, बस आपका पर्पस देखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उसको दिखाओगे करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस है लॉन्ग टाइम के लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाएंगे। तो आप लिख दीजिए सेम एज नोट 13, है ना। खाली एक बात का ध्यान रखना कि करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज। एक्चुअली नेट रियलाइजेबल वैल्यू मत बोलो, आप उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोलो, ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा। जो हम लोग अपना नोट नंबर 13 पढ़े थे, नोट नंबर 13 में क्या था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नोट नंबर 13 में क्या था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो गया हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब हमारा क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब आप उतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, करेंट शॉर्ट टर्म के लिए आप 5 महीना 6 महीना के लिए खाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सब हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जाता है। ठीक है, बात एक ही है, बस हम लोग का क्या है, सही चीज को सही जगह पर लेके जाना है। बस यही करना है अपने को, बस बोला तो हम लोग खाली फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। बाद बाकी अकाउंटिंग आप लोग कर लोगे, बस फॉर्मेटिंग कौन सा चीज कहाँ जाएगा हम लोग को, बस वो चीज से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और याद रखना बस जितना भी हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम लोग कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में दिखाते हैं। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बस हम लोग जब सम्स करेंगे सब आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का क्या इन्वेंट्रीज, फिर हम लोग का क्या इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज तो भैया आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।
इन्वेंट्रीज हमारा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, इसीलिए मैं इन्वेंट्रीज में भी बेसी डिटेल में नहीं जा रहा। इन्वेंट्रीज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। हम लोग का इस चैप्टर में बैलेंस शीट में सीखने के लिए इन्वेंट्रीज कोई डिटेल में हम लोग को नहीं सीखना। जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आएंगे तब हम लोग आपको अच्छा से इन्वेंट्रीज सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग इसमें ध्यान दो, ट्रेड रिसीवेबल पे ध्यान दो। नोट नंबर 17 बनाओ, ट्रेड रिसीवेबल। जैसा ट्रेड पेबल आप लोग जानते हो ना, ट्रेड पेबल मतलब मुझे किसी को रुपया देना है, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, मुझे किसी से रुपया लेना है। किससे लेना है, मेरे कस्टमर से लेना है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, ओनली ट्रेड डेटर्स, डेटर्स मेरे कस्टमर लोग, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ये भी आएगा, फिर बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, ठीक है। नोट में बस आप ये क्या याद रखना कि आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। आपको हर एक चीज का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। क्या क्या चीज का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, अरे सेपरेट, आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है कि कितना, कंसिडरेबल डाउटफुल। पहले लिख लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको हम लोग पीबीडीडी बोलते थे ना, विल बी डिडक्टेड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। भैया ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, पहले मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे कस्टमर होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे कस्टमर होते हैं जो मुझसे उधारी पे सामान खरीद के लेके जाते हैं, जो मुझसे उधारी पे सामान खरीद के लेके जाते हैं, तो भैया वो ट्रेड रिसीवेबल है। इसलिए हम लोग उसको करेंट एसेट के अंदर में शो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, करेंट एसेट के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग सेपरेट डिस्क्लोजर दीजिएगा कि आपका कितना ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जो कि सिक्योर है, सिक्योर है, मतलब आपको तो उससे रुपया मिल ही जाएगा। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, गुड गुड, मिल जाएगा। कितना आपका ट्रेड रिसीवेबल है जिससे आप अनसिक्योर हो, चांस कम है रुपया मिलेगा। अब भैया कितना ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जो कि डाउटफुल है, अब और नहीं मिलेगा। आपको जो भी होगा आपको तीनों में बाइफरकेट करना होगा। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको रियल कंपनीज में दिख जाएंगी, लेकिन अब हमारा एग्जाम पर्पज के लिए या हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमारा इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं। बस वो हमें ट्रेड रिसीवेबल दे देगा, हम लोग को अमाउंट लिखना होगा। बस आप याद रखना, आप लोग बचपन में क्या करते थे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आप लोगों ने किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचा। अब भैया आपको पता ही होता है, देखो आपका बिजनेस ऐसा है ना, बिजनेस में अगर आप उधारी में सामान नहीं बेचोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। हमारा बिजनेस में उधारी चलता ही चलता है। अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुली रन कराना है तो आपको उधारी में ट्रांजेक्शन बढ़ाना होगा। तो भैया आप, मेरे इतने सारे कस्टमर है, डेली मुझसे उधारी में सामान खरीद के लेके जाते हैं। सारे कस्टमर तो मुझको टाइमली पेमेंट नहीं करते होंगे, नहीं सारे कस्टमर तो आपको पेमेंट करेंगे नहीं। तो ये बात आपको पता रहता है, आप एक एज्यूम करके चलते हो कि मेरे 5% ऐसे कस्टमर है, मेरे, आप ये एज्यूम करके चलते हो, आपको पता है मेरा लॉस होगा। लेकिन ये लॉस से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बना लेते हो। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बना लेते हो। आपको हर साल दिखता है कि मेरा ये डाउटफुल में ना 5% डेटर लोग रहते हैं।
आप लोग शुरू से ही क्या कर लेते हो, प्रोविजन बना लेते हो, क्या चीज का, डाउटफुल डेब्ट। इसमें आप क्या करते हो, 5% रुपया आप हर बार जमा करते हो, है ना। आपको पता ही है कि एट द एंड मेरा क्या होने वाला है, 5% कस्टमर मेरे को रुपया देगा ही नहीं, भाग जाएगा। अब मैं थोड़ी किसको कितना ढूंढूंगा, है ना। क्या तो मैं ढूंढने में टाइम वेस्ट करती हूँ, या तो मैं बिजनेस कर लूँ। इसीलिए आपको पता रहता है कि भाई 5% मेरे ऐसे कस्टमर है जो मेरा रुपया लेके भागेंगे ही, मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। तो आप शुरू से क्या करते हो, तो प्रोविजन बना के चलते हो। याद है हम लोग बच्चों ने बनाते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो अगर ऐसा कोई, अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो आपको डिडक्ट कर देना है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर देना है। समझ आया। चलिए ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा से समझ। नोट नंबर हमारा कितना है भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो 18 है। कैश, कैश एंड कैश। क्या करूँ, ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी है, प्रैक्टिकल भी है, मिक्सचर है, लेकिन नॉलेज के लिए तो मेरे को आप लोग को पहले कराना होगा ना। नहीं तो हम लोग कंसल्टेशन चैप्टर में परेशान होते हैं। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, कितना कैश आपके हाथ में है, कितना कैश इन ट्रांजिट है। कैश इन ट्रांजिट मतलब अभी हाथ में तो नहीं है लेकिन रास्ते पे है। कितना कैश इन ट्रांजिट है, मतलब टोटल कैश आपको लिखना है। टोटल कैश आपको लिखना है। अब ये आप बोलोगे कैश का मतलब कुछ समझ आ गया। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ये जो कैश इक्विवेलेंट आपने ऊपर में मेंशन किया, ये मैंने मेंशन नहीं किया, लिखा हुआ ही था। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के लाइक और क्या क्या चीज है भैया। कैश एट बैंक, बैंक में भी जो आपका रुपया पड़ा आप उसको भी लोगे। भैया चेक, 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 याद है, ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके। जब हम लोग कैश बुक बना रहे थे, हमारे हाथ में अगर कोई भी चेक पड़ा हुआ था, हम लोग तो उसको पहले ही कैश मान लिए थे। देखो शेड्यूल 3 भी बोलता है कि कैश इक्विवेलेंट मतलब आपके हाथ में कितना चेक पड़ा है, आपके हाथ में कितना चेक पड़ा है। ठीक है, ये सब भी अपने को लिखना है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपके पास कितना कैश है, कैश इन हाथ में क्या है, कैश इन ट्रांजिट क्या है। भैया कैश इक्विवेलेंट मतलब आपका बैंक में कितना कैश है और हाथ में कितना कैश है, हाथ में क्या कितना चेक है। ठीक है, बस इतना समझिए, हालांकि और भी चीज़ें होती है। एक बार आप लोग खाली इतना समझ के रखिए, जितना बता रहा हूँ एक बार के लिए काफ़ी है। हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हम लोग धीरे धीरे भूत। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। नोट नंबर 19, नोट नंबर 19 में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। भैया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या आएगा, लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टी, आप कोई रिलेटेड पार्टी को लोन दे रहे हो और अपने होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी में दे रहे हो। सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी में दे रहे हो, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी को भी लोन दे रहे हो या एडवांस दे रहे हो तो आप इसमें दिखा दीजिए। ठीक है, तो अदर्स, अदर्स लोग को भी अगर कुछ दे रहे हो तो आप यहाँ दिखा दीजिए। समझ आया, नाम से आप लोगों को पता चल जा रहा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। कुछ इसमें ऐसा समझाने का नहीं है मेरे। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, लास्ट अब हमारा क्या बचा, अदर करेंट एसेट। अच्छा बचा कुछ ही, हर चीज़ को तो हम लोग अदर में डालते हैं तो हमारा आदत ही है। बचा कुछ ही हम लोग सबको किस में डाल देते हैं, 20 नंबर हो गया अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट्स। अब भैया मेरे अदर करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं फटाफट। अदर करेंट एसेट्स में मेरा आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वर्ड समझ रहे हो, प्रीपेड मतलब एडवांस में।
आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया, कोई खर्चा आपको करना था लेकिन आपने एडवांस ही में खर्चा कर दिया, तो वो तो आपका एक एसेट बन गया कि अब आप उससे बेनिफिट एंजॉय कर सकते हो। लाइक मान लो ट्रेन है, लोकल ट्रेन होता है ना, लोकल ट्रेन में 3 महीना का पास बनता है। लोकल ट्रेन में क्या होता है, 3 महीना का पास बनता है और आपको 3 महीना एक एक महीना करके खर्चा है, लेकिन आप क्या करते हो ना, पहले से ही पास बना लेते हो। लोकल ट्रेन में 3 महीना का पास बनता है। नहीं तो लोकल ट्रेन छोड़ो, मैं आप लोग को क्या पसंद है, पुचका खाना पसंद है। पुचका, गुपचुप गुपचुप जानते हो पुचका, वो पुचका में आलू भर के देता है ना पानी में डाल के, तो भैया आप लोगों को पुचका खाना बहुत पसंद है, भैया नहीं बहन है मेरी, पुचका खाना आप लोगों को पसंद है। आप लोग क्या सोचते हो, डेली मैं पुचका खाने जाऊंगी, डेली मेरा खर्चा होगा। इससे अच्छा मैं क्या कर लेती हूँ, मैं शुरुआत वाले दिन ही पुचका वाले जो भैया है उनको एक बार में 1,000 रुपया दे देते हैं। लोग क्या करते हैं, शुरुआती दिन, महीना के शुरुआती दिन मेरे पुचका वाले भैया को 1,000 रुपया दे देते हैं और भैया को ये बोलते हैं कि भैया पूरा महीना आप मुझे पुचका खिलाइए, या भी रेडी। तो आपने क्या किया, आपका कुछ खर्चा होने वाला था, आपने वो खर्चा पहले ही कर दिया, प्रीपेड में खर्चा कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। इससे क्या हो गया, आपका खर्चा एक बार हुआ लेकिन पूरा महीना आपका एक संपत्ति हो गया ना, कि आप जाके पुचका खा सकते हो। आपके लिए तो एक एसेट हो गया, आपके लिए क्या हो गया, एक तरीका का एसेट हो गया, संपत्ति हो गया कि आप बिना झिझक के पूरा महीना आप जाके पुचका खा सकते हो। तो समझे, अगर आप कोई भी खर्चा प्रीपेड एडवांस में कर देते हो खर्चा, तो आपका वो एक तरीका का एसेट नेचर का बन जाता है। ठीक है। वैसे भैया एक्रूड इनकम मतलब मैं, मान लो मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि हर महीना पढ़ाने का मैं आपसे 5,000 रुपया लूंगा, लेकिन आप लोग 2 महीना हो गया, आप लोगों ने अभी तक रुपया नहीं दिया। तो मैंने तो अपना टास्क कंप्लीट कर दिया ना, मुझे तो इनकम मिलना चाहिए था ना, भले ही आप लोगों ने रुपया नहीं दिया, तो मेरा क्या एक तरीका का एसेट बन गया। मैंने टैक्स पहले से एडवांस में बुकिंग कर पे करके रखा है, एडवांस टैक्स अदर्स, ठीक है। तो समझ रहे हो, देख लो हमारा बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट का हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया, कुछ ऐसे है नहीं, देखो बस आप लोग को मतलब समझने के लिए, मतलब आप लोग को समझना है। आज आप लोग पूरा अपने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा मतलब आप लोग समझ गए, कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में हम लोग बैलेंस शीट सॉल्व करना सीखेंगे, फिर हम लोग पीएल का फॉर्मेट सीखेंगे। फिर हम लोग का पीएल का फॉर्मेट एज सच बेसी बड़ा नहीं है, कितना पेज का हमारा पीएल का फॉर्मेट, 2 से 3 पेज का है। तो हो सकता है कि कल हम लोग कल ही के क्लास में एक तो बैलेंस शीट का सम्स कर लेते हैं, फिर हम लोग पीएल का फॉर्मेट समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, परसों के क्लास में हम लोग पीएल बैलेंस शीट दोनों का कंबाइन सम्स हम लोग सॉल्व कर पाए। कल के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक तो बैलेंस शीट का पहले सम्स कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत से जो बैलेंस शीट का सम्स में आप लोग दिमाग लगा रहे हो, एक तो करके देखते हैं कि भैया कुछ बनता भी है कि नहीं। फिर हम लोग अपना पीएल का फॉर्मेट भी मैं आपको कल ही करा दूंगा, क्योंकि देखो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएल का फॉर्मेट भी करेंगे। आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि जो लाइबिलिटीज आप पढ़े हो, एज लाइबिलिटीज तो आप लोग पढ़ ही लिया, आज रिवीजन भी हो गया। आज हम लोग जो भी एसेट किए हैं, एक बार एसेट को घर जाके बस आप लोग को समझना है, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना और एक्सेस दिमाग नहीं लगाना। आप लोग को बस एक बार समझना है कि यहाँ पर अगर कुछ भी नाम लिखा है तो नाम के अंदर में कौन कौन सी डिटेल्स जाएंगी। आप लोग को बस समझना है, यहाँ पर अगर कुछ भी नाम लिखा हुआ है तो नाम के अंदर में कौन कौन सी डिटेल्स जाएंगी, आप लोग को बस समझना है। आप लोग बस समझेंगे, आप लोग का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बात बाकी आप लोग सिर्फ समझ के आइए, कल सम्स मेरा काम है। सम्स में आप लोगों को कोई चीज नया नहीं बताऊंगा, हर एक चीज ये नोट से कनेक्ट करके देखेंगे कि हम लोग का सम्स बन रहा है कि नहीं। बस देखिए, एक चीज बस याद रखिए, हमारा सारा नोट्स हो गया जो जो उसमें था। बस आप एक चीज याद रखना, हमें 2 चीज का नोट्स और देना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले लिख लें दीजिए, आप लोग भी ऐसे करके लिखिए। सब नोट हो जाने के बाद, मेरा नोट नंबर 20 तक हो गया, तो अब नोट नंबर मेरा कितना चालू होगा, 21 चालू होगा। नोट नंबर 21, पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स।
जैसे हो गया पेंडिंग कोर्ट केस, एनी गारंटीज गिवन बाय द कंपनी, कंपनी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है एक बार समझने की। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स में क्या आएगा? कमिटमेंट्स आएगा एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कैपिटल नेचर, एकदम याद नहीं करना, सब समझने का है। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक्चुअली क्या है, देखो हमारा लास्ट एक तो नोट्स रहता है, अगर हमारे कंपनी में हुआ तो ये एक्चुअली इसका जो भी हमारा अमाउंट रहता है ये हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स की साइड में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता इसका अमाउंट लाइबिलिटीज और एसेट में? क्यों नहीं, क्यों भैया, इसलिए नहीं जाता ना, क्योंकि ये एक्चुअली में अभी तक हमारा लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं इसलिए मैंने आप लोग को लिखाया फुट नोट्स, इसलिए मैंने आप लोग को लिखाया फुट नोट्स, मतलब सब खत्म हो जाने के बाद आप लोग को एकदम लास्ट में देना होता है। एक्चुअली देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी क्या है? कंटिजेंसी एक सिचुएशन है जिसमें आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा आपको नहीं पता, डिपेंड करता है फ्यूचर का कोई एक्शन के ऊपर। वैसे कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या, कि अभी तक वो मेरा कर्जा है ही नहीं, मुझे नहीं पता मेरा लाइबिलिटी है कि नहीं, बस मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकता है। आपको नहीं पता आपके लिए वो लाइबिलिटी है कि नहीं, बस आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में आपका लाइबिलिटी आ सकता है। तो आपको लग रहा है ना कि फ्यूचर में आ सकता है, हो भी सकता है लाइबिलिटी आए भी ना आए, मेरा कर्जा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आपको बस खाली लग रहा है। तो भैया आप क्या करो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दे दो, ताकि आपके यूजर्स लोग पढ़ लेंगे, है ना। हमारा शेड्यूल 3 क्या बोलना चाह रहा है, मैं समझ गया आप लोग का अभी तक लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं हुआ, आपको बस तब भी थोड़ा सा शक हो रहा है ना कि फ्यूचर में हो सकता है। एक काम करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली डिस्क्लोजर दे दो, लिख के छोड़ दो, ताकि मेरे यूजर्स लोग पढ़ ले, है ना। इसलिए हम लोग इसका कोई अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अलग से एकदम हम लोग लिखते हैं। जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी मेरा क्या हो सकता है, भैया मेरा कोर्ट केस में ना कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो मेरा पेंडिंग पड़ा, तो भैया फ्यूचर में मेरा लाइबिलिटी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग देखो बस खाली डिस्क्लोजर देके छोड़ दिए कि मेरा इतना कोर्ट केस केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, कोई गारंटी कंपनी ने दे के रखा है, कंपनी ने कोई पार्टी को गारंटी दे के रखा था कि वो पार्टी नहीं पे करूंगा तो मैं पे कर दूंगा, अब वो पार्टी फेल हो गया, तो हो सकता है फ्यूचर में कंपनी के ऊपर बड़ा कर्जा आ जाए, है ना। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बस आप लिख के आप यूजर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ऐसे ही भैया कमिटमेंट, कंपनी ना, कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया कैपिटल नेचर का, कंपनी कोई कैपिटल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, तो उसमें एस्टिमेटेड कितना अमाउंट का आपने कमिटमेंट दिया आप एस्टिमेट करके छोड़ दो। ठीक है, तो भैया इसका कोई हमारा कोई लाइबिलिटीज या एसेट साइड अमाउंट में कोई लेना देना नहीं होता, बस एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, अगर हो तो, अगर हो तो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि मेरे यूजर्स लोग को पता चल जाए। क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली अच्छा अच्छा बात मत बताइए, आपका क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी, आपका फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आने वाला है वो भी बात बता दीजिए, कोई कमिटमेंट आपने किसी को बड़ा अमाउंट का कमिटमेंट देके रखा है वो भी बता दीजिए। ठीक है, हमारा शेड्यूल 3 का कहने का मतलब ये है। तो चलिए हमारा आज के क्लास में हमारा बैलेंस शीट पीएल का टोटल, पीएल कहाँ से, बैलेंस शीट का टोटल फॉर्मेट विद मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया। बस अब आप लोगों का काम ये है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम लोग आते आते सबसे पहले सम्स करेंगे और पीएल का फॉर्मेट सीखेंगे, तो सब फॉर्मेट आपका जंबल ना हो जाए, इसीलिए बार बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 क्लास लेट कीजिए, चलेगा मेरे को, बट आप फॉर्मेट अच्छा से याद कीजिए ताकि सम्स भी हम लोग बना पाए, और वरना मैं सम्स कराऊंगा आपको बोरिंग लगेगा, फिर आप लोग बाद में बोलोगे समझ नहीं आ रहा। आप लोग फॉर्मेट याद करोगे तो ही ना सम समझ में आएगा। देख लो फॉर्मेट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आप लोग को फॉर्मूला के थ्रू समझा दूँ, फॉर्मेट है, याद करना ही पड़ेगा। बात बाकी नीचे फॉर्मेट के नीचे मैंने आपको जितना नोट्स लिखाया, नोट्स जस्ट आपको एक समझाने के पर्पस के लिए था,
कि देखो ये फॉर्मेट, ये चीज़ के अंदर हम लोग ये सब चीज़ का डिटेल डालेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब पढ़ के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सम्स करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।